एक अमीर परिवार गांव की पतली गलियों में गाड़ी लेकर आता है और जैसे ही पूरी फैमिली गाड़ी से उतरती है, राजू की नजर गली के बाहर छाते के नीचे बेच रहे आम के जूस वाले पर पड़ती है, जिसके आमों पर मक्खियां लगी थी और ठेला भी काफी गंदा था और उस पर भी बच्चों की भीड़ जमा थी। माँ, मुझे भी आम का जूस पीना है, देखो वहाँ कितनी भीड़ है। बिल्कुल नहीं राजू, मैं इस गर्मी में तुम्हें वहाँ से आम का जूस बिल्कुल नहीं पीने दूंगी। वहाँ कितनी गंदगी है, देखो कितनी मक्खियाँ लग रही हैं। हाँ राजू, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब चलो अंदर, वैसे भी बाहर बहुत धूप है, गर्मी भी लग रही है। हम तुम्हें अच्छा वाला मैंगो जूस पिलाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार अपना सामान लेकर घर में जाने लगता है। तभी वहां निशा अपनी सास के साथ हाथों में सब्जी का थैला लिए आती है और अपनी दादी माँ को देख गोलू भी उनसे पैसे की जिद करता है। माँ जल्दी से 10 रुपए मुझे दे दो, आम का जूस पीना है वरना अंकल चले जाएंगे। गोलू तो रोज इतनी जिद क्यों करता है, कल भी तो तूने आम का जूस पिया था। दादी माँ, कितनी गर्मी हो रही है, सब बच्चे रोज पीते हैं, फिर मैं क्यों नहीं? मुझे 10 रुपए ही चाहिए, 10 का ही तो आता है आम का जूस। ये लो 10 रुपए थे मेरे पास, जाकर पी लो, पर कल नहीं मिलेगा। निशा को गोलू की जिद पूरी करता देखना शीतल को बड़ा अजीब लगता है और वो उससे कहती है, तुम गरीब को अपने बच्चों को ये सस्ता जूस पिलाना पसंद है, पर 10 रुपए और जोड़कर अच्छा मैंगो शेक पिलाना पसंद नहीं। हाँ बेटा, थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दो। वैसे हम आपके नए पड़ोसी हैं, मेरे बेटे की आज ही शिफ्टिंग हुई है यहाँ। माफ करना बहन, पर मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति की सरकारी नौकरी है, तुम अपने बच्चों को महंगी चीज खिला पिला सकती हो, हम जैसे गरीब नहीं। निशा शीतल को ताने देकर अपने परिवार के साथ अंदर आ जाती है, तो वहीं शीतल अपने घर में चली जाती है और सब एसी चलाकर बैठते हैं। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं, भगवान ने थोड़े ज्यादा पैसे क्या दे दिए, ये तो अपना घमंड लेकर घूमते रहते हैं। हम कैसे गांव में आ गए? मैंने उस औरत को कुछ गलत तो नहीं कहा था, उसकी बच्चे की भलाई के लिए ही कहा था। आजकल तो भला करना भी बेकार है। रवि, तुम बात करके अपनी शिफ्टिंग कहीं और करा लो, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ। भाभी छोड़ो ना, गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं। माँ, आपने ना तो मुझे जूस पीने दिया और ना ही खाने दे रही हो, बहुत भूख लगी है, रात भी होने वाली है। बेटा, आज तो हम सब बहुत थक गए और गर्मी भी बहुत है, आज बाहर से डिनर कर लेते हैं। अपनी माँ के कहने पर रवि अपने पूरे परिवार के साथ रात को अपनी गाड़ी से रेस्टोरेंट हो जाते हैं और ये सब गरीब परिवार देख आपस में बात करते हैं। देख रही हैं माँ जी, आप खुद तो बाहर का खा खाकर अमीर लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम जैसे गरीबों को ज्ञान देते फिरते हैं। भाभी छोड़ो ना, आप भी किस बात को लेकर बैठ गई हैं? करिश्मा के कहने पर निशा चुप हो जाती है, तो वहीं अमीर परिवार एसी वाले होटल में खाना खाते हैं और वहां वो लोग राजू के लिए आम का जूस ऑर्डर करते हैं और अपने लिए भी। माँ सच में ये जूस बहुत अच्छा है, जैसे शहर में मिलता था बिल्कुल वैसा ही है। अब समझ में आया तुम्हें कि तुम्हारी माँ वो 10 रुपए वाला गंदा आम का जूस पीने को क्यों मना कर रही थी? अब से जिद मत करना वो गंदा जूस पीने का। घर वालों के समझाने पर राजू मान जाता है और इसी तरह समय गुजरता है और बीतते समय के साथ राजू गोलू दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शीतल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और उस दिन राजू अपने हाथों में आम का जूस पीते हुए आता है। गोलू देख, मेरी माँ ने मुझे 90 रुपए का आम का जूस दिलाया, ये जूस बहुत अच्छा है। क्या 90 रुपए का? तुझे तो दुकान वाले ने ठग लिया, यही जूस हम यहाँ पर 10 रुपए का पीते हैं। मेरी माँ कहती है हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, अगर हेल्थ का ख्याल रखना है तो थोड़े पैसे इंसान को खर्च लेने चाहिए। इतना बोलकर राजू अंदर चला जाता है और गोलू अपने घर जाकर पंखे में बैठी माँ से कहता है, माँ राजू अच्छी बड़ी दुकान से आम का जूस पीता है, मुझे भी राजू की तरह महंगा वाला आम का जूस पीना है। गोलू, जूस तो जूस होता है, चाहे महंगा हो या सस्ता, वो दुकान से लेकर आए इसलिए महंगा है। हाँ तो मुझे भी दुकान से चाहिए। देख रही है माँ जी, आप दिन पर दिन ये कितना जिद्दी होता जा रहा है। ये सब उन अमीर परिवार की वजह से हुआ। खबरदार अगर तू उस राजू के साथ रहा, अगर आम का जूस पीना है तो यहीं से पी। धीरे धीरे गोलू राजू की संगति में रहकर अब महंगे आम के जूस की डिमांड करने लगा था, जिस वजह से निशा का गुस्सा अमीर परिवार पर बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक रात, निशा, अरे ओ निशा, तुम कह रही थी ना उस दिन ये जूस वाला अच्छा जूस नहीं देता। देखो आज मैं मिक्सर लेकर आया हूँ। मालिक अपने घर नया मिक्सी लेकर आए थे तो उन्होंने अपना ये वाला मिक्सर मुझे दे दिया और ये आम मैं लेकर आया हूँ अपने बेटे के मैंगो जूस के लिए। देख रहा है गोलू, तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते हैं। जो बहुत अमीर होते हैं वो घर का जूस बनाकर पीते हैं, ना कि बाहर दुकान का। अपनी माँ की बात को सुनकर गोलू बहुत खुश होता है
समय गुजरता है और अब निशा गोलू को घर में ही आम का जूस बनाकर देती है। ऐसे ही एक शाम। ये देख राजू, मेरी माँ ने बनाया है ये जूस। जूस तो बहुत अच्छा है, पर इसमें ना ही ड्राई फ्रूट है और ना ही नारियल डाला है। मेरी माँ जो मुझे पिलाती है उसमें तो बहुत कुछ रहता है। ऐसे नहीं बोलते राजू बेटा, बाहर की चीज भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर घर की चीजें ज्यादा अच्छी होती है। निशा बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम आम के जूस में कुछ और चीजें भी मिलाओ ताकि गोलू की सेहत के लिए भी अच्छा रहे। बहन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे मामले में दखल मत दिया करो। तुम अमीर हो इसलिए गाड़ी का तेल पेट्रोल फूंक कर 10 वाली चीज 100 में खरीद सकती हो, पर हम नहीं। और रही बात मेरे बेटे की बात, तो मुझे अपने बेटे की सेहत का ख्याल है। बहू, तुम बेकार ही नाराज हो रही हो। मेरी बहू तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी, और सारे अमीर एक जैसे नहीं होते। रहने दीजिए माँ जी, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हाँ, मैं अमीर हूँ, मुझे शौक है अपनी गाड़ी का तेल फूकना, जैसे पैसे उड़ाना। तुमसे मतलब? कम से कम मैं अपने बेटे की हेल्थ का ख्याल तो रखती हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं खिला पिला देती। पैसे बचाने के चक्कर में अगर एक बार बच्चा बीमार पड़ गया ना तो खुद पछताओगे। उस दिन दोनों परिवार के बीच में कहासुनी हो जाती है और वो दोनों ही अपने बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और अब शीतल भी निशा से कुछ बोलना छोड़ देती है और बच्चों की दोस्ती अब भी वैसे की वैसी ही रहती है। और एक दिन, राजू, तुम्हें आम का जूस बहुत पसंद है ना, इसलिए आते हुए रास्ते में मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम मैंगो जूस ले लिया। बहुत गर्मी हो रही है, ये गर्म हो उससे पहले पी लो। हाँ? राजू को वो जूस पीता देख गोलू अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है, मुझे नहीं पीना ये गंदा वाला जूस। आप इस जूस में कुछ नहीं डालते। उस दिन भी राजू कह रहा था इसमें ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, और आज तो उसने आइसक्रीम वाला मैंगो जूस पिया, मुझे जो कि काफी अच्छा लगा था। मुझे भी उसके जैसा ही जूस पीना है। बेटा, हम अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सही कहती थी निशा, हमारा गोलू राजू के साथ रहकर बड़े बड़े शौक पालने लगा है। उस दिन निशा अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए तरबूज वाले से कुछ तरबूज के छिलके लेकर आती है। उन्हें काट कर चाशनी में पकाती है, कलर डालती है और धूप में सुखाती है, और शाम को घर के बाहर बैठे अपने बेटे को जूस में डालकर देती है। अगर वो अमीर हैं तो हम भी इतने गरीब नहीं कि अपने बच्चों को कुछ ना दे सके। माँ, ये अच्छा है, पर इसमें आइसक्रीम नहीं है, नारियल भी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है। मुझे वही वाला पीना है जो राजू पीता है। मैंने आज तक आपसे कभी भी बड़ी दुकान से चीज खाने की जिद नहीं करी, पर एक बार आप भी मुझे बड़ी दुकान से मैंगो जूस पिला दो ना। गोलू की बातें सुनकर निशा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है, पर तभी वहां शीतल अपने परिवार के साथ कहीं जा रही होती है और वो सब कुछ देख लेती है। मैं यहाँ तेरी सारी चीज पूरी करने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, और तू है कि बिगड़ता ही चला जा रहा है। बहुत शौक है ना तुझे अमीर दोस्त की तरह खाने पीने का। आज मैं तुझे उसी के घर में छोड़ देती हूँ, देखती हूँ मैं कौन तेरी जरूरत पूरी करता है। निशा, तुम्हारा बेटा एक ही बार तो बड़ी दुकान से जूस पीने को मांग रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, पर जहाँ तुम अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तो क्या वहाँ उसे एक बार कुछ महंगा मैंगो जूस नहीं पिला सकती? गोलू बेटा, तुम्हें मैंगो जूस पीना है ना, चलो मैं पिला कर लाती हूँ। तुम्हारी माँ के लिए मैं कितनी ही बुरी क्यों ना हूँ, पर मैं औरों की तरह नहीं। इतना बोलकर शीतल राजू और गोलू को गाड़ी में बिठाकर रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां वेटर खुद टेबल उनका मैंगो जूस का ऑर्डर लेकर आता है। गोलू एसी में बैठकर आइसक्रीम वाला मैंगो जूस पीकर बहुत खुश होता है। कभी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, तुम मेरे बेटे जैसे हो। अपने बेटे के लिए शीतल का प्यार देख निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना शीतल, मैं तुम्हें औरों जैसा समझती रही। तुमसे पहले यहाँ और भी कुछ अमीर आए हैं जो हमें अपना अमीरी का घमंड दिखा कर गए, पर तुम वैसी नहीं निकली। हाँ माँ, आंटी बहुत अच्छी हैं, और आप भी मुझे माफ कर दो। आपसे मैं किसी भी चीज की जिद नहीं करूँगा। कोई बात नहीं निशा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अच्छा माँ जी, आज हमारा यहाँ आखिरी दिन था। आज शाम को ही हमें शहर के लिए निकलना है। रवि ने हमारे कहने पर अपना ट्रांसफर शहर में करवा दिया है। और गोलू बेटा, देखो तुम्हारी माँ जो मैंगो जूस बनाती है वो भी अच्छा होता है, पर जिद नहीं करना हर बार मैंगो जूस की। अरे बेटा, जब तुम दोनों के बीच की गलतफहमी खत्म हुई तो तुम जा रही हो। हाँ बहन, अब कर भी क्या सकते हैं। अब हम पता नहीं कब मिले। आप जा रहे हो उससे पहले आप सब मेरे हाथों का मैंगो जूस पीकर ही जाना। इस तरह उस दिन दोनों परिवार निशा के हाथों का बनाया मैंगो जूस पीते हैं और शाम को अमीर शीतल अपने पूरे परिवार के साथ शहर चली जाती है। माँ देखो, भैया भाभीियों को ले आए, जल्दी आओ माँ। हाँ, आ रही हूँ। पूर्वी अपनी भाभीियों को दरवाजे पर ही रोक दे, मैं इनके गृह प्रवेश की थाल बनाकर ला रही हूँ। भाभी यहीं रुक जाइए, पहले आपका गृह प्रवेश होगा, तब आप तीनों अंदर आओगी। पूर्वी के बोलने पर तीनों बहुएं दरवाजे पर ही रुक गईं। पूर्वी के 3 भाई थे, जिन तीनों की ही आज शादी हुई थी।
पूर्वी की माँ एक गरीब औरत थी जिसकी वजह से शादी में कोई मेहमान भी नहीं आ पाया था, सिर्फ घर वाले ही थे। सुधा का घर एक नदी के पास था। तीनों बहुएं दरवाजे पर जब रुकी तो उन्हें घर के बाहर ही नदी बहती हुई दिखी। अरे हमारे घर के बाहर तो अच्छी खासी नहर है, मुझे तो लगा था कि थोड़ा बहुत किनारा होगा, लेकिन यहाँ तो नदी का बीच है। सही कहा, ये दिन के वक्त और सूरज डूबते वक्त तो सुंदर लगती होगी, लेकिन अभी तो ये काला काला सा पानी भयानक लग रहा है। राखी की बात पर पूर्वी बस मुस्कुरा दी। इतने में ही सुधा अंदर से आरती की थाली ले आई। उसने तीनों बहुओं की आरती की और फिर तीनों के सामने एक ही कलश रख दिया। माँ जी, बस एक कलश? मेरा मतलब गृह प्रवेश तो हम तीनों बहुओं का है ना? हाँ बहुओं, तुम तीनों का है, लेकिन तुम तो हमारे हालातों से वाकिफ ही हो। मेरे पास इतने चावल नहीं है जो मैं 3-3 कलश में भरकर बेकार कर दूं। एक गृह प्रवेश की रस्म ही तो करनी है। तीनों इसको गिराते हुए अंदर आ जाओ। सुधा की बात को सुनकर तीनों बहुएं चौंक गईं, लेकिन कुछ बोली नहीं और कलश को गिराते हुए अंदर आ गई। अंदर आने के बाद भी कोई रस्म नहीं हुई और सुधा ने उन तीनों को उनके कमरों में भेज दिया। ये क्या बात हुई दिनेश? तुम्हारी माँ ने तो हमारी कोई भी रस्म नहीं करवाई। 4 लोगों के खाने की तो जिम्मेदारी तुम पर थी ही नहीं, तो कम से कम तीनों का गृह प्रवेश तो सही करवा देते। एक ही कलश से तीनों बहुओं को सुलटा दिया। साथ ही न दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, ना ही मुंह दिखाई, कुछ नहीं करवाया तुम्हारी माँ ने तो। और इस खटारा से कमरे में भेज दिया। दीवारें ऐसी लग रही हैं जैसे भींच कर दम निकाल दे, और कोई पंखा भी नहीं है। अरे चुप हो जाओ निधि, सांस तो ले लो। हाँ माना कि माँ ने तुम्हारा गृह प्रवेश सही से नहीं करवाया, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ तो बता कर आया था ना। मेरे घर में तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो कुछ तुम्हें तुम्हारे मायके में नॉर्मल भी लगता था। हम गरीबों के लिए नॉर्मल से काम भी बहुत मुश्किल होते हैं। ये जो एक मुट्ठी चावल भी माँ ने तुम्हारे गृह प्रवेश में खर्च किए हैं ना, इन्हें कमाने में हम भाइयों का पूरा दिन लग जाता है। मुझे माफ कर दो दिनेश, गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे शायद थोड़ा ज्यादा बोल गई। कोई बात नहीं है, तुम ऐसे माफी मत मांगो। चलो अब सो जाओ। दिनेश की पत्नी निधि की तरह सोनल और राखी भी अपने पतियों से यही सारी शिकायतें कर रही थी, लेकिन फिर चुप होकर वो तीनों ही सोने के लिए लेट गईं। सारी रात बिना पंखे के महलों में सोने वाली लड़कियों को नींद नहीं आई और अगली सुबह वो काफी जल्दी जाग गईं। सारी रात मच्छरों ने काट काट कर सजा दिया। चल राखी उठ जा। अरे वाह, कितना सुंदर लग रही है नदी सुबह सुबह। एक काम करती हूँ, नहा धोकर नदी के पास टहल आती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। राखी ऐसे बोलकर नहाने चली गई और अभी हल्का हल्का सा ही सवेरा हुआ था। नहाने के बाद राखी बाहर आई तो देखा सोनल और निधि बाहर ही बैठी हुई थी। अरे तुम दोनों भी इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, रात को नींद ही नहीं आ पाई थी तो जल्दी बिस्तर छूट गया। तो अच्छा है हम अपनी ससुराल में सवेरे उठ गए। चलो अब अगर हम तीनों जागे ही हुए हैं तो नदी किनारे चलते हैं, बाहर अच्छी हवा लग रही है। राखी की बात सुनकर सोनल और निधि दोनों उठ खड़ी हुई। हल्का हल्का सा सवेरा था। ऐसे में तीनों बहुएं बाहर नदी के पास आ गईं और वहीं नदी किनारे बैठकर बातें करने लगीं। शाम के वक्त ये नदी जितनी डरावनी लग रही थी, सुबह से इसकी सुंदरता उतनी ही बढ़ गई है। ये उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है ना? सही कहा, बहुत अच्छा है। जरा इस नदी का किनारा तो देखो, पता नहीं चलता कि दूसरी साइड कहाँ है, ये कितनी बड़ी है। बहुएं ऐसे ही नदी की तारीफें करने लगीं। अभी वो बातें ही कर रही थी कि कुछ देर बाद ही उन तीनों के पति वहां आ गए। उन तीनों के ही हाथों में बाल्टी थी। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो हम सवेरे नदी देखने आ गए। आप बताइए कि आप ये बाल्टियां लेकर क्यों खड़े हुए हैं? नहाने के लिए पानी लेने आए थे। नहाने का पानी? लेकिन नल में तो पानी है, अभी हम नहा कर ही आए हैं। हाँ राखी, हमारे यहाँ मुंह छूट पानी नहीं आता है। दिन के किसी किसी वक्त पानी आता है। अब नहीं आ रहा था तो हम नदी के पानी से ही नहा लेंगे। गौतम की बात सुनकर राखी, सोनल और निधि तीनों ही चौंक गईं और उन तीनों के पति पानी लेकर नहाने चले गए। फिर कुछ देर बाद वो तीनों नहाने के बाद फिर से बाल्टियां लेकर ही आ गए। अब इन बाल्टियों से क्या करने का इरादा है? और नाश्ता भी तो करना है, या नाश्ता नहीं करोगी? इन बाल्टियों में अब हम मछली पकड़ेंगे, तभी तो कुछ खाने को मिलेगा। सुना तुमने, हमारे ससुराल में नाश्ता भी इस नदी के सहारे से ही बनता है। कहाँ आकर फंस गए यार हम। लोग गरीब होते हैं लेकिन ये तो अजीब गरीब दोनों ही हैं। तीनों बहुएं ऐसे ही बोलते हुए अंदर को चली गईं। कुछ देर के बाद उन तीनों के ही पति मछली पकड़कर ले आए और तीनों बहुओं को सुधा ने मछली भूनने को रसोई में भेज दिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है इन मछलियों के अंदर से। हमारी शादी तो बस मजाक सा बन गई है। आज भी ना कोई पहली रसोई, ना कुछ माँ जी ने सीधा मछली भूनने को भेज दिया। राखी ऐसे ही गुस्सा करने लगी। उसके साथ साथ निधि और सोनल भी गुस्से में थी। ऐसे ही गुस्सा करते हुए उन तीनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और सभी को खिलाया, जिससे उन्हें 100 रुपए शगुन के तौर पर भी मिले।
ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों बहुएं अपने नदी के पास वाले ससुराल में गुस्से में ही रहती थीं। ऐसे ही आज तीनों बहुओं से सुधा पहली बार बाजार जाने को बोल रही थी। ये लो बहुओं, दूसरे किनारे ही सब्जी मंडी है, वहां से आलू और बाकी सस्ती सब्जियां लेती आना। माँ जी, ये तो बस सब्जी के हैं, यहाँ से नदी किनारे के पैसे तो दो। नहीं नहीं बहू, नाव वाव में नहीं जाना, हमारे घर की नाव है ना, उसमें जाना। सुधा की बात सुनकर बहुएं खुश सी हो गई। सुधा उन्हें बाहर लाई तो नाव के नाम पर बस एक लकड़ी का तख्ता था। सुधा ने तीनों बहुओं को उस पर बिठा दिया और वो उसे तैराते हुए दूसरे किनारे तक जाने लगी। हे राम जी, इस अधर से तख्ते पर हम 3-3 बहुओं को बैठा दिया है। इतनी गहरी नींद है कि कहीं कोई मछली हम पर अटैक न कर दे। अरे निधि, सीधा चलाओ नाव को, तुम तो हमें सब्जी मंडी की जगह लंका पहुंचा दोगी। तीनों बहुएं किसी तरह डरते डरते पानी पार करके सब्जी लेकर आई। ऐसे ही अब रोज का सिलसिला जारी था। सड़क न होने की वजह से उन तीनों को बहुत दिक्कतें लगती थी, जिसकी वजह से वो तीनों सुधा से बस शिकायत ही करती रहती थी। आज के दिन बहुत तेज बारिश आई थी, जिसकी वजह से नदी भर गई और तीनों बहुओं के घर में भरी हुई नदी का पानी आ गया। हे भगवान, माँ जी मेरा तो सारा सामान ही बहा जा रहा है, क्या करूं? अब घर में पानी है तो सामान तो बहेगा ही। मेन डोर बंद रखो, जो भी सामान है घर में ही रहेगा, जब पानी उतरेगा तो सब जमीन पर आ जाएगा। सुधा और पूर्वी को तो इस सब की आदत थी, लेकिन तीनों बहुएं नदी के भर जाने से बहुत ज्यादा परेशान हो गईं। लगभग शाम तक पानी उतरा और तब बहुओं ने अपने घर को भी सुधारा। रात को सोनल इसी सब की अपनी माँ से शिकायत करने लगी। माँ, इतनी तकलीफों में मेरा इन लोगों के साथ वक्त गुजर रहा है। इस तरह बात मत कर सोनल, जैसे कि तू इन लोगों से अलग है, जब तू भी इसी परिवार का हिस्सा है। यूं बोल कि हम बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं। इनकी बेसुकूनी में तो बेसुकून रहेगी और इनके सुकून में तेरा भी सुकून छिपा हुआ, तू समझ रही ना? देख बेटा, अब हम तो तेरा अतीत और तेरा आज तेरा ससुराल ही है। अब तू अमीर की बेटी नहीं, गरीब परिवार की बहू है, तो इस बात को एक्सेप्ट कर। कुछ समझ आया? अच्छा, अब ये सब छोड़, ये बता कि तेरा पति और तेरे देवर क्या काम करते हैं? दूसरों की दुकानों पर लगे हुए हैं। कल उन्हें अपने बाबा की फैक्ट्री में भेज देना, मैं तेरे बाबा से बात कर लूंगी। जब तक पैसा नहीं आएगा तेरे घर में सुकून नहीं होगा। सोनल अपनी माँ की बात को समझ गई। उसने अगले ही दिन अपने पति और दोनों देवरों को अपने बाप की कंपनी में भेज दिया, जहां उन्हें अच्छी सैलरी पर उनके लायक काम मिल गया। अब पैसे घर में ठीक आने लगे थे, जिससे घर की किल्लत खत्म हुई। बहुओं की सहूलियत के लिए सुधा ने रोड साइड घर ले लिया। अब जब भी उनका मन करता वो नदी वाले घर मरीना आते और फिर अपने रोड साइड घर में ही चले जाते थे। और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।